पहली जंग अजीम का खात्मा हो चुका है। हिंदुस्तान अब भी अंग्रेज़ों की गुलामी में है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज़ादी की जद्दोजहद एक नया मोड़ ले रही है। नया ज़माना, नए हालात, नई स्ट्रेटजी और नए लोग। इस पर काम के लिए नवंबर 1920 में दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ। खबर पहले से ही गर्म थी कि किसी को इमामुल हिंद मानकर उसके हाथ पर बैत की जाएगी। इजलास की सदारत कर रहे हैं हज़रत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। लेकिन इमामुल हिंद के लिए वो जिसे तजवीज़ कर रहे हैं उनकी उम्र सिर्फ 32 साल है। लेकिन इस उम्र में भी उस जैसा मुकर्रर शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई हो। मैदान में उतरते तो बड़े से बड़ा उनके सामने ठहर नहीं पाता था, और इस इजलास में भी यही हुआ। उनकी तकरीर ने गोया आग लगा दी, और तकरीर ही नहीं, तहरीर में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। उनके रिसालों ने हिंदुस्तान में एक नया जज्बा और नई रूह फूंक दी है, जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े उलमा कह उठे कि इस नौजवान ने हमें अपना भूला हुआ सबक याद दिला दिया है। लेकिन राह में कुछ रुकावटें आ गई। रिवायती उलमा ने इस नौजवान को आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो था एक आज़ाद ख्याल इंसान, ना किसी मदरसे से पढ़ा हुआ, ना जुब्बा और इमामा पहनने वाला, ना कहीं का मुफ्ती, ना शेखुल हदीस। इसीलिए शेखुल हिंद की ख्वाहिश के बावजूद भी वो इमामुल हिंद नहीं बन सका, और शायद यही वाक़या था जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि वो सेकुलरिज़म की सबसे बड़ी आवाज़ बनकर सामने आया। वो जिसने सिर्फ 24 साल की उम्र में एक इस्लामी तंजीम बनाई थी, एक इस्लामी हुकूमत बनाने की बात की थी। अब इस्लाम के नाम पर बनने वाले नए मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो आज़ाद जिन्हें हमारे यहाँ सिर्फ एक पाकिस्तान मुखालिफ के तौर पर देखा गया और समझा गया। लेकिन असल अबुल कलाम कौन थे? वो चाहते क्या थे? और आखिर उन्हें पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या था? और पाकिस्तान के बारे में उनकी कौन सी प्रेडिक्शन थी जो ठीक साबित हुई? ये और बहुत सारी बातें होंगी आज़ाद की सियासी ज़िंदगी के बारे में, उनके फ़ैसलों के बारे में, और भी बहुत कुछ होगा रफ्तार की इस ख़ास डॉक्यूमेंट्री में। तो आएँ, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर लाजमी करें, और चलें हमारे साथ 19वीं सदी के शहर मक्का मुकर्रमा में, जहाँ से शुरू होती है आज़ाद की कहानी। 1888 शहर मक्का उस्मानी सल्तनत का हिस्सा है। यहाँ एक हिंदुस्तानी घराना भी आबाद है जो 1857 में कलकत्ता से मक्का आया था। नवंबर 1888 में इसी घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोइनुद्दीन अहमद। लेकिन इसे इस नाम से शोहरत नहीं मिली, बल्कि वो बाद में मशहूर हुआ अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। आज़ाद अभी 2 साल के ही थे कि 1890 में ये ख़ानदान हिंदुस्तान वापस आ गया और कलकत्ता में रहने लगा। यहाँ उन्होंने तालीम घर पर ही हासिल की। अरबी तो उनकी मादरी ज़बान थी, बाद में बंगाली, फ़ारसी और अंग्रेज़ी भी सीखी। बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में एक लाइब्रेरी चलाते थे, और हाँ, एक ऐसी क्लास को भी पढ़ाते थे जिसके ज़्यादातर तालिबे इल्म उनसे डबल उम्र के थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक रिसाले मखज़न के लिए लिखने लगे, और इसी लिखने लिखाने में उनकी असल शोहरत का आगाज़ हुआ। उन्होंने कम उम्री में ही सहाफ़त का बाकायदा आगाज़ कर दिया और अमृतसर से निकलने वाले एक अखबार वकील के एडिटर बन गए। अब एक नई ज़िंदगी और एक नई दुनिया उनके आगे थी, जिसकी तलाश में आज़ाद ने 1908 में मिस्र, शाम, तुर्की और फ्रांस के दौरे किए, जहाँ उनकी मुलाकात कई इनकलाबी रहनुमाओं से हुई, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी शामिल थे। उनसे मुतासिर होकर आज़ाद के अंदर भी कौम परस्ती का जज्बा जागा, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सख्त मुखालिफ बन गए। वो हिंदुस्तान वापसी के बाद इनकलाबी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेने लगे। बंगाल, बिहार और बम्बई में इनकलाबियों के साथ कुछ वक्त भी गुजारा, लेकिन जल्द ही समझ गए कि ये उनका मैदान नहीं है। इसीलिए दोबारा सहाफ़त का रुख किया, और 1912 में कलकत्ता में एक रिसाला निकाला जिसका नाम था अल हिलाल। एक ऐसा रिसाला जिसने हिंदुस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज़ाद के लिखने का अंदाज़ ऐसा था कि बहुत से लोग मुतासिर हुए, यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े उलमा भी, जिनमें शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी भी शामिल थे। और शायद यही वजह है कि वो अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल हिंद बनाना चाहते थे। बहरहाल, आज़ाद ने 1913 में एक इस्लामी तहरीक भी बनाई और नाम हिजबुल्लाह रखा। ये हिंदुस्तान में इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए बनने वाली पहली तंजीम थी। जी हाँ, जमात इस्लामी बनने से कहीं पहले ये आज़ाद ही थे जिन्होंने इस्लामी निज़ाम की बात की थी। ये वो ज़माना था जब दुनिया एक बड़ी जंग की लपेट में थी। पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और हालात यकदम बदल चुके थे। हिंदुस्तान में सेंसरशिप बढ़ा दी गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया, और बिल आखिर 1915 में हुकूमत ने अल हिलाल पर पाबंदी लगा दी। और जब आज़ाद ने नया रिसाला अल बलाग निकाला
तो 1916 में इसे भी बंद कर दिया गया और उन्हें कलकत्ता शहर से भी निकाल दिया गया। जब आप निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं, ताकतवर के खिलाफ बात करते हैं, तो आपके साथ यही होता है। अब आज़ाद का कोई ठिकाना नहीं था। पंजाब, दिल्ली, यूपी और बम्बई की हुकूमतों ने उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी और सिर्फ एक ही जगह बची थी जहां वो जा सकते थे। ये था सूबा बिहार, जहां वो रांची चले गए और फिर यहाँ भी नज़रबंद कर दिए गए, यहाँ तक कि जनवरी 1920 में जाकर आज़ाद को रिहाई मिली। और यही वो साल था जिसमें उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद के उस इजलास में शिरकत की जिसमें वो इमामुल हिंद नहीं बन सके थे। बहरहाल ये वो अरसा था जिसमें हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बदल रहा था। 1918 में शुरू होने वाली महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट पॉलिसी बहुत सी कामयाबियां हासिल कर चुकी थी। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने सिविल लिबर्टीज़ पर पाबंदियां लगाईं और फिर जलियांवाला बाग का कत्लेआम भी हुआ, जिसके बाद स्ट्रगल अगले फेज में पहुंच गई थी, जहां एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सियासी जद्दोजहद थी तो दूसरी तरफ तुर्की के हालात से मुसलमानों की बढ़ती हुई परेशानी भी। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट मुसलमानों के हक में अच्छा नहीं निकला। सल्तनत उस्मानिया बुरी तरह हार गई थी, अरब इलाके उसके हाथों से निकल गए थे, बल्कि दारुल हुकूमत इस्तांबुल तक दुश्मन के नरगे में था। तब उस्मानी फौज के कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुसलमान किसी न किसी यूरोपीय ताकत के गुलाम थे, बुरी तरह पिट रहे थे, तब तुर्क फौज ने हर महाज पर दुश्मन को हराया और उन्हें तुर्क सरजमीन से निकाल बाहर किया। इन कामयाबियों पर हिंदुस्तान में जोश उरूज पर था। वो खुद पर काबिज बरतानिया को तुर्की में हारते देखकर बहुत खुश थे, लेकिन फिर सब कुछ झाग की तरह बैठ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की को जमहूरियत बनाने का ऐलान किया और साथ ही खिलाफत का ओहदा भी ख़त्म करने का इशारा दे दिया। अब मुसलमानों में तशवीश की नई लहर दौड़ गई। खिलाफत जैसी भी थी, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत थी, जिसे बचाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ किया, जिसे आज हम तहरीक खिलाफत कहते हैं। और इसके अहम रहनुमाओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। इस जद्दोजहद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया और तभी जनवरी 1920 में दिल्ली में आज़ाद की गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। बस वो हिजबुल्लाह का आखिरी दिन था, क्योंकि आज़ाद अब कांग्रेस में शामिल हो गए। एक मुस्लिम तहरीक के बानी एक नेशनलिस्टिक तहरीक का हिस्सा बन गए। आखिर क्यों, कोई नहीं जानता। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि मौलाना आज़ाद इस सदी में हुकूमत इलाहिया के नकीब थे, लेकिन बाद में इस्लाम के मुस्तकबिल से मायूस होकर मुत्तहदा कौमियत के फ़लसफ़े के प्रचारक बन गए और इस्लाम के नाम पर किसी अलहदा मुमलिकत के क़याम के हामी ना रहे। फिर हमें कभी वो पहले वाले अबुल कलाम नज़र नहीं आए। सिर्फ एक साल बाद 1921 में उन्होंने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि उनका फ़र्ज़ है कि वो हिंदुओं के साथ मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम रखें, ताकि हम एक कामयाब कौम की तामीर कर सकें। बल्कि बाद में तो इस हद तक चले गए कि 1923 में ये भी कह डाला, आज भी अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतर कर आए और कुतुब मीनार पर खड़ा होकर ये कहे 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकती है, बशर्ते कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं आज़ादी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। हिंदुस्तान की तारीख में हमें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ शख्सियात नजर आई। एक तरफ इकबाल का सफ़र है जो हिंदुस्तानियत से इस्लामियत की तरफ आ गए, तो दूसरी तरफ आज़ाद थे जिन्होंने इस्लामियत से हिंदुस्तानियत की तरफ वापसी का रास्ता ले लिया। तभी मौलाना मौदूदी ने कहा था, ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो गए, गोया अजान देकर खुद खामोश हो गए। बहरहाल तहरीक खिलाफत के साथ हिंदुस्तान में नॉन कॉपरेशन की तहरीक भी चल रही थी, यानी बरतानिया की हर चीज़ का बाइकआउट, उनके स्कूल, कॉलेजेस, अदालतों, पुलिस, मिलिट्री, हर चीज़। ये दोनों तहरीकें इतनी ज़बरदस्त थीं कि ब्रिटिश राज ने आज़ाद समेत तमाम अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। टेंशन बढ़ती गई और बिल आखिर 1922 में जो फसादात हुए उन्होंने तहरीक खिलाफत का ही खात्मा कर दिया। अली बरादरान और गांधी में दूरियां पैदा हो गई, लेकिन आज़ाद की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। वो आज़ाद थे लेकिन गांधी के ग़ुलाम बन चुके थे। यहाँ तक कि 1923 में आज़ाद को कांग्रेस का सदर बना दिया गया, सिर्फ 35 साल की उम्र में, और उसके साथ ही एक नया दौर शुरू हो गया। 1920 की दिहाई में बहुत कुछ हुआ। आज़ादी की तहरीक को एक के बाद दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था टेंशन बढ़ती जा रही थी। और 1930 में जब कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह शुरू किया तो समझे बंद टूट गया। बहुत गिरफ्तारियां हुई, अबुल कलाम आज़ाद भी कैद कर लिए गए, बल्कि अगले 4 साल तक मेरठ से लेकर दिल्ली तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जेल काटी। यहाँ तक कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया,
सूबाई खुद मुख्तारी और एक मरकज़ी हुकूमत के क़याम की मंजूरी दे दी गई, जिसकी बुनियाद पर 1937 में पहली बार इलेक्शन हुए। कांग्रेस बड़ी अक्सरियत से जीती। 5 बड़े सूबों में इसे मुकम्मल अक्सरियत मिली और 4 में वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनी। सिर्फ पंजाब और सिंध में कांग्रेस को वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन याद रखें, जब इख्तियार मिलता है तो इख्तिलाफ भी जन्म लेता है। कांग्रेस में आज़ाद के पहले इख्तिलाफ ने जन्म लिया और ये हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और दोनों के बीच ऐसी दरार पड़ी कि जो आज़ाद की ज़िंदगी के आखिर तक बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बीच कांग्रेस को भी बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, काबिज अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि मुल्क के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग से। उन्नीस सौ 38 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलीज बहुत बढ़ चुकी थी, इतनी कि अब इसे पाटना तकरीबन नामुमकिन था और आज़ाद की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। और ऐसा होने के बाद वो खुलकर जिना के खिलाफ हो गए। जिना कांग्रेस रूल को हिंदू राज कहते थे और अब इनका मकसद एक ही था, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क। और आज़ाद इसके सख्त खिलाफ थे। वही आज़ाद जो कभी हिजबुल्लाह के नाम से तंजीम बनाते थे, जो कुरान के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने, जिहाद का अलम थामने और हुकूमत इलाहिया बनाने की बात करते थे, अब इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के सबसे बड़े मुखालिफ थे। इसीलिए मुसलमानों के कई मजहबी और सियासी रहनुमा खुलेआम आज़ाद पर तनकीद करने लगे। खुद कांग्रेस में भी इख्तिलाफ जन्म ले चुके थे। सुभाष चंद्र बोस अलग हो चुके थे और अभी यही कुछ चल रहा था कि एक नया हंगामा पैदा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और इंडिया ना चाहते हुए भी इस जंग में बरतानिया के साथ था। बरतानिया जंग अजीम में फंसा हुआ था। जर्मन तैयारे लंदन पर भी हमला कर रहे थे और उधर हिंदुस्तान में अलग गदर मचा हुआ था। अब आज़ादी का मुतालबा था और हर तरफ से था, मुसलमानों की तरफ से भी, हिंदुओं की तरफ से भी, बल्कि हर तरफ से बस एक ही नारा था, आज़ादी। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में लाहौर में एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया और उसी साल कांग्रेस के रामगढ़ इजलास में मौलाना आज़ाद एक मरतबा फिर कांग्रेस के सदर बन गए और आते ही उन्होंने मजहबी बुनियाद पर मुल्क को टुकड़े करने पर लीग को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आज़ाद ने मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि तमाम मुसलमान और हिंदू असल में इंडियंस हैं और उनके दरमियान बरादरी और कौम का रिश्ता है। कहने लगे कि 11 सदियाँ बीत चुकी हैं, इस्लाम का अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतना ही हक है जितना कि हिंदू मत का है। अगर हिंदू मत हज़ारों सालों से यहाँ के लोगों का मज़हब है तो इस्लाम भी 1000 साल से यहाँ का है। जिस तरह हिंदू फ़ख्रिया कह सकता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू मत का पैरोकार हूँ, तो हम भी इतने ही फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और इस्लाम के पैरोकार हैं। बहरहाल जैसे जैसे यूरोप में मैदान गर्म हो रहा था, हिंदुस्तान में भी तहरीक आज़ादी शदीद होती जा रही थी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान छोड़ दो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई, जिसके दौरान अगस्त 1942 में मौलाना आज़ाद ने वो मशहूर तकरीर की जिसके बाद उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को पुणे में जबकि बाकी पूरी क़यादत को अहमदनगर के किले में कैद कर दिया, जहां वो अगले तकरीबन 3 साल तक कैद रहे। जी हाँ, 3 साल, और कैद भी ऐसी कि उन्हें पता भी ना चले कि जेल के बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। शुरू में तो ना जेल में कुछ आने की इजाज़त थी, ना बाहर भेजने की इजाज़त, ना ख़त, ना अखबार और ना कुछ और। आज़ाद की आज़ादी छिन गई, लेकिन अब ज़िंदगी का एक नया रुख उनके सामने था। एक दिलचस्प वाक़या सुनते जाएं। जब आज़ाद को किला अहमदनगर लाया गया तो उनसे तमाम तर सामान ले लिया गया, यहाँ तक कि उनकी सिगरेट भी। मौलाना आज़ाद चेन स्मोकर थे, लेकिन खुददारी देखें, अपनी सिगरेट जेल इंतज़ामिया के हवाले की और अगले 3 साल तक जब तक कैद में रहे सिगरेट को मुंह नहीं लगाया। इस कैद के दौरान ही उन्होंने वो यादगार खतूत लिखे जो बाद में गुबार खातिर के नाम से शाये हुए। उर्दू ज़बान में गालिब के खतूत के बाद अगर किसी के खतूत इतने मशहूर हैं तो वो अबुल कलाम के ही हैं। शायद यही पढ़कर हसरत मोहानी ने कहा होगा, जब से देखी अबुल कलाम की नसर, नज़्म हसरत में भी मज़ा ना रहा। मौलाना आज़ाद को 1945 में इस कैद से रिहाई मिली और पता है निकलते ही उन्होंने पहला काम क्या किया? जी हाँ, सिगरेट। बहरहाल अहमदनगर की इस कैद ने मौलाना आज़ाद की सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया था, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी लिहाज से भी, क्योंकि कैद के दौरान ही 1944 में उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ और मुतालबे के बावजूद उन्हें आखिरी दीदार करने का मौका नहीं दिया गया। इसीलिए रिहाई के बाद वो घर से पहले अपनी बीवी की कब्र पर गए। साल हा साल की रफाकत अब मिट्टी का ढेर बन चुकी थी, जिस पर उस दिन चंद फूलों और चंद आंसुओं का इजाफा भी हो गया। वैसे इस दौरान और भी बहुत कुछ हुआ था ऐसा जो मौलाना आज़ाद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ये कि 1944 में गांधी जी ने बम्बई में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की,
जिस पर आज़ाद हमेशा ये कहते रहे कि गांधी जी की वजह से जिन्ना को बिला वजह अहमियत मिली और वो कौमी रहनुमा बन गए। आज़ाद और जिन्ना की राइवलरी अब उरूज पर थी और इसी के साथ हिंदुस्तान की तकसीम का फार्मूला आ गया, वो जिसने मौलाना आज़ाद पर जाहिर कर दिया कि सिर्फ जिन्ना ही नहीं, उनके बहुत सारे दोस्त भी असल में उनके राइवल हैं। जंग अजीम ख़त्म हुई, बरतानिया कामयाब तो हो गया, लेकिन इस जंग ने इसे अंदर तक हिला दिया था। अब हिंदुस्तान जैसी बड़ी कॉलोनी को चलाना उसके बस की बात नहीं थी और इसे आज़ाद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब 1946 में बरतानिया ने तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया और अपना प्लान भी पेश किया, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के तहत हिंदुस्तान में एक फेडरल सिस्टम लाया जाएगा, जिसमें मरकज़ी हुकूमत का इख्तियार कम और सूबों की खुदमुख्तारी ज़्यादा होगी। मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ डिफेंस, खारजा और कम्युनिकेशन के महकमे होंगे, बाकी सब कुछ सूबों के हाथ में होगा। इस प्लान के मुताबिक सूबों को मजहबी बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। इस बात पर गांधी और दूसरों को शक था, लेकिन मौलाना आज़ाद के लिए ये एक गोल्डन चांस था। वो समझते थे कि इस प्लान के साथ पाकिस्तान का मुतालबा दफन हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच के बिल्कुल खिलाफ मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान कबूल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की दो बड़ी पार्टीज एक ही पेज पर आ गई हैं। लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर आज़ाद ने वो कर दिया जिसको वो अपनी सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कहते हैं। असल में आज़ाद 1939 से कांग्रेस के सदर थे। उनका इंतखाब तो 1 साल के लिए हुआ था, लेकिन जंग अजीम हुई, कांग्रेस पर पाबंदी लगी और भी बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से नए सदर की बारी ही नहीं आई और 7 साल बाद भी आज़ाद ही कांग्रेस के सदर थे। हालात बेहतर होने के बाद शायद उन्होंने महसूस कर लिया था कि पार्टी के अंदर हवा कुछ बदल रही है। इसीलिए उन्होंने पार्टी के नए इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया और अपनी जगह नेहरू को कांग्रेस के सदर के तौर पर नामजद कर दिया। और यही वो गलती थी जिसके बारे में अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने लिखा। ये मेरी सियासी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने किसी फेल पर इतना पशेमान नहीं हुआ जितना कि इस नाजुक मरहले पर कांग्रेस की सदारत से अपना नाम वापस लेने के फैसले पर हुआ। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। जब मैं सोचता हूँ कि अगर ये गलतियाँ मुझसे सरजद ना हुई होती तो तारीख शायद मुख्तलिफ होती। ये उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि नेहरू ने सदर बनते ही वो किया जो अबुल कलाम ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, नेहरू ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया, बल्कि मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि हमने सिर्फ असेंबली में शिरकत करने पर रजामंदी जाहिर की है और हम समझते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान को तब्दील भी किया जा सकता है या इसमें तरमीम भी की जा सकती है। ये बयान मुस्लिम लीग के साथ साथ मौलाना आज़ाद पर भी बम बनकर गिरा। कायदे आज़म ने ऐलान कर दिया कि अब मुस्लिम लीग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान, जबकि अबुल कलाम आज़ाद की तमाम तर मेहनत ज़ाया हो गई, खुद उन्हीं के दोस्तों के हाथ। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, बड़ी वजाहतें भी पेश की गईं, एक नई करारदाद भी लाई गई, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और 16 अगस्त 1946 को जो हुआ, उस दिन पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि मुल्क आज़ाद हो या ना हो, अब जो होगा वो पुरअमन नहीं होगा। आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि ये हिंदुस्तानी तारीख की अजीम तरीन अलवियों में से एक था और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन वाक़यात की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा जवाहरलाल नेहरू के सर जाता है। उनके इस बयान ने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर जिन्ना ने उनकी गलती का पूरा फ़ायदा उठाया और ये बात मौलाना ने आज़ादी के कई साल बाद कही। वो किताब तो उनकी ज़िंदगी में शाया भी नहीं हुई, बल्कि ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया है उस पहले एडिशन में भी शामिल नहीं था। असल में आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम के 30 इजाफी सफ़ात महफूज करवा दिए थे और वसीयत की थी कि ये सफ़ात मेरे मरने के 30 साल बाद किताब में शामिल किए जाएँ। और ये बातें तब सामने आईं जब 1988 में किताब का असल और मुकम्मल एडिशन दुनिया के सामने आया। इस एडिशन में आज़ाद ने यह भी लिखा कि 10 बरस बाद पीछे मुड़कर देखते हुए अब मैं तस्लीम करता हूँ कि मिस्टर जिन्ना ने जो कुछ कहा इसमें ज़ोर था। कांग्रेस और लीग दोनों इस समझौते में फरीक थे और ऐसा मरकज़ सूबों और ग्रुपों में तकसीम की बुनियाद पर ही हुआ कि लीग ने प्लान मंजूर किया था। शक का इजहार करके कांग्रेस ने ना तो दानिशमंदी का सबूत दिया और ना ही वो हक बजानिब थी। अगर वो हिंदुस्तान के इत्तेहाद की हामी थी तो इसे ये प्लान दो रुखी बातें किए बगैर मंजूर कर लेना चाहिए था। पसो पेश ने ही मिस्टर जिन्ना को हिंदुस्तान की तकसीम का मौका फराम किया। जो भी हालात बने, आज़ाद और जिन्ना के रहे सहे ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए। जिन्ना ने उन्हें कांग्रेस का शो बॉय कहा। मुस्लिम लीग के रहनुमा कहते
कि आज़ाद मुसलमानों को सकाफती और सियासी तौर पर हिंदू बरादरी के ज़ेर असर देखना चाहते हैं। बहरहाल अब जो होने वाला था वो मौलाना आज़ाद के लिए बहुत तकलीफदेह था। अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि 30 जून 1948 से पहले वो हिंदुस्तान छोड़ देंगे और उसे 2 मुल्कों में तकसीम किया जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये काम अच्छी तरह अंजाम देने के लिए आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आए, जिन्होंने कांग्रेस क़यादत को समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान अब नागुज़ीर है। आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा कि माउंटबेटन के इस ख्याल से सबसे पहले जिस कांग्रेसी ने इत्तेफाक किया वो सरदार पटेल थे, बल्कि वो तो मुस्लिम लीग से ज़्यादा प्रो पार्टीशन बन गए थे। आज़ाद के अल्फाज में शायद ये कहना गलत ना होगा कि वल्लभ भाई पटेल ही हिंदुस्तान की तकसीम के बानी थे। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भी हामी नहीं तो खामोश ज़रूर करवा दिया। ये मौलाना आज़ाद के लिए एक नई जंग थी, कांग्रेस के अंदर की जंग। वो सरदार पटेल के साथ बहसें करते लेकिन उन्हें कायल न कर पाते। लिखते हैं, मुझे उस वक्त शदीद दुख और हैरत हुई जब सरदार पटेल ने मुझसे एतराफ़ किया, हमें ये पसंद है या नहीं, हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं, अगर 2 भाई साथ ना रह सकें तो वो अलग हो जाते हैं। अपने अपने हिस्से के साथ अलग हो जाने के बाद वो दोस्त बन जाते हैं। अगर उन्हें ज़बरदस्ती एक साथ रखा जाए तो हर रोज़ लड़ाई करते रहेंगे। मुझे हैरत थी कि पटेल अब 2 कौमी नज़रिए के जिना से भी बड़े हामी थे। तकसीम का जो परचम जिना ने बुलंद किया था, मगर अब असल अलमबरदार पटेल थे। नेहरू ने भी गमगीन लहजे में मुझसे कहा कि मैं तकसीम की मुखालफत करना छोड़ दूं। आज़ाद ने कहा कि अगर हम तकसीम पर रजामंद हो गए तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये फैसला किया जाएगा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम लीग ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने तकसीम किया। और फिर जब मौलाना आज़ाद की गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, तकसीम को रोका नहीं जा सकता। मौलाना आज़ाद के अल्फाज में, गांधी जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका दिया। अब उनकी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गईं और जून 1947 में बरतानिया ने मजहबी बुनियादों पर हिंदुस्तान की तकसीम का बाकायदा ऐलान कर दिया और मकामी रियासतों को इख्तियार दिया कि वो किसी भी मुल्क में शामिल हो सकती हैं। आज़ाद ये कबूल करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस के इजलास में इस पर सख्त तनकीद की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस ने प्लान मंजूर कर लिया। आज़ाद ने इस इजलास में ना वोट दिया ना कुछ बोले, लेकिन अब उनका लहजा और सख्त हो गया था। पाकिस्तान के बारे में कहा, पाकिस्तान मजमूई एतबार से हिंदुस्तान के लिए ही नहीं मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह है। मुझे इसका एतराफ़ करना चाहिए कि पाकिस्तान की इस्तिलाह ही मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब तो ये है कि दुनिया के कुछ हिस्से नापाक हैं जबकि कुछ पाक हैं। पाक और नापाक में इलाकों की ये तकसीम गैर इस्लामी है। जो भी हो, बंटवारा हो गया और फिर सरहदों पर एक कत्ले अजीम हुआ, लाखों लोग जान से गए। एक हैबत और वहशत का समा था। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक खौफ तारी था। लाखों लोगों ने जानों का नजराना दिया, करोड़ों लोगों ने खूनी लकीरों को पार करके हिजरत की। मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी और सिखों ने भी। फिर खुद हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत फसादात हुए, जिनमें मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके बड़े शहरों में आए, ख़ास तौर पर दिल्ली में। मुसलमानों के गाँव और मोहल्लों में किसी की जान और माल और इज्जत महफूज नहीं थी। जो हिफाजत पर मामूर थे वही लुटेरे बन गए। मौलाना आज़ाद ने बंगाल, बिहार, आसाम और पंजाब के इलाकों में मुसलमानों के महाजिर कैंपों के दौरे किए। कई मुकामात पर तकरीरें की। मुसलमानों से कहा कि वो हिंदुस्तान में ही रहें, तहफ़्फ़ुज़ से ना डरें। लेकिन कैसे ना डरें? हालात ये थे। लेकिन मौलाना आज़ाद का इंडिया के साथ रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा था, इसके बावजूद कि वो दिल्ली में भी कुछ नहीं कर सकते थे। वज़ीर दाखिला सरदार पटेल के साथ उनका इख्तिलाफ और बढ़ गया जब मौलाना ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया, जो एक सिख था, और इस पर मुसलमानों पर होने वाले हमलों को ना रोकने और उनकी हिफाजत से गैर जिम्मेदारी बरतने का इल्ज़ाम था। तो पटेल ने पुलिस कमिश्नर की हिमायत की और कहा कि अगर इन्हें हटाया गया तो हिंदुओं और सिखों में बेइत्मीनानी फैलेगी। काबीना इजलासों में गांधी, पटेल और आज़ाद अब खुलकर बोलते, इख्तलाफात होते। पटेल ने इस तजवीज़ को भी मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के जो मकानात खाली हुए हैं वो हिंदुस्तान में कई मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसलमानों को दे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि ये सेकुलर हुकूमत है, इसीलिए किसी मजहबी बरादरी को तरजीह नहीं देनी चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे थे और सरदार पटेल का रवैया उस पर मज़ीद आग भड़का रहा था। और फिर इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, जूनागढ़ पर कब्ज़ा किया, यहाँ तक कि सुकूत हैदराबाद भी हो गया। लेकिन मौलाना आज़ाद कुछ नहीं कर सके। उनके हाथ में अब कुछ नहीं था। उन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया था, लेकिन उनके होते हुए उर्दू को हर जगह से निकालना शुरू कर दिया गया। मगर आज़ाद खामोश रहे, सब कुछ नोट करते रहे। ज़िंदगी के आखिरी साल उन्होंने उस किताब को लिखने में सर्फ किए जो उनकी ज़िंदगी की कहानी थी, और ये किताब शाये हुई उनके इंतकाल के बाद।
नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इस किताब के 30 अहम सफ़ात 1988 में शाये हुए और उन सफ़ात से अंदाज़ा हुआ कि तकसीम से पहले उनसे बड़ा पाकिस्तान का मुखालिफ और कोई नहीं था, लेकिन तकसीम के बाद उन्हें जो कुछ देखने को मिला उसके बाद वो बदल गए। इतने कि 19 जुलाई 1951 को तेहरान से वतन वापसी जाते हुए जब उनका जहाज़ कराची में ठहरा तो मुलाकात के लिए आने वाले इंडियन हाई कमिश्नर से कहा कि मुझे जिन्ना के मज़ार पर जाना है, और फिर मौलाना को अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ की कब्र पर फातिहा पढ़ते देखा गया। और रईस अमरोही ने रोज़नामा जंग में कता लिखा, जो हादसा भी ना हो जाए आज कल कम है, हमारा अहद है एक अहद इनकलाब ईजाद। भला ये किसको तवक्को थी, कबल अज़ीं ए दोस्त, मज़ार कायदे आज़म अबुल कलाम आज़ाद। सबसे बढ़कर ये कि इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने लिखा, पाकिस्तान की नई हुकूमत एक हकीकत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के मफाद का तकाजा है कि वो बाहम दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करें और ताउन पर अमल पैरा हों। इसके सिवा कोई दूसरी राह अमल इख्तियार की जाएगी तो तकलीफ़, मुश्किलात और बदनसीबी में इजाफा होगा। लेकिन एक सवाल अब भी जहन में है कि आखिर मौलाना आज़ाद का पाकिस्तान से इख्तिलाफ क्या था। हैरत की बात यह है कि मुकम्मल इस्लामी तरबियत में पलने वाले और खालिस मजहबी नज़रियात रखने वाले मौलाना आज़ाद ने ज़िंदगी भर सेकुलर कौम परस्ती की, जबकि एक मॉडर्न और सियासी नज़रियात रखने वाले जिन्ना ने एक अलग मजहबी रियासत की कोशिश की है। तो ये हैरत की बात, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन मौलाना आज़ाद का पाकिस्तान से इख्तिलाफ बेजा नहीं था। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ताकत को तकसीम होते नहीं देखना चाहते थे। वो समझते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ वो ताकत बन भी नहीं पाएगा जो वो बनना चाहता है, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी तादाद में कम होकर कमज़ोर रह जाएंगे। 1946 में उन्होंने शोरिश काश्मीरी को एक इंटरव्यू दिया था जो 42 साल बाद 1988 में शाया हुआ। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मौलाना आज़ाद की वफ़ात के 30 साल बाद और शोरिश काश्मीरी के इंतकाल के 13 साल बाद। इस इंटरव्यू में मौलाना आज़ाद की पाकिस्तान के बारे में बहुत सी प्रिडिक्शन शामिल हैं। हो सकता है वो भी हों जो उन्होंने की भी ना हो, क्योंकि इन पेश गोइयों की टाइमिंग बहुत मशकूक है और शाया करने वाले के पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं कि उन्होंने वाकई 1946 में मौलाना आज़ाद का कोई इंटरव्यू लिया था। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ वैसे ही पेश गोइयों को बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है, तो मौलाना आज़ाद की ये पेश गोइयाँ भी आए दिन बड़ी वायरल होती ही रहती हैं। इन पेश गोइयों में से अहम ये है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकेंगे और आपस में मुसलसल लड़ते रहेंगे। मशरिकी पाकिस्तान ज़्यादा अरसे तक मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान के नाहिल सियासतदान अपने अमाल से मिलिट्री डिक्टेटरशिप को दावत देंगे। मुल्क के अंदर सूबाई झगड़े रहेंगे। बैनुल अक़वामी ताकतें साजिश करके पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लाएंगे। पाकिस्तान मुसलसल दबाव में रहेगा और कोई इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान इस तरह तकसीम हुआ तो पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहेगा और हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होगा। इन पेश गोइयों की हकीकत क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मान भी लिया जाए तो मौलाना आज़ाद ये तो अच्छी तरह जानते थे कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो होगा क्या उन्हें उसका अंदाज़ा था। आज तकरीबन 80 साल होने वाले हैं जिन्ना का पाकिस्तान तो कब का ख़त्म हो चुका। अब 1958 को समझें या 1971 को, लेकिन आज़ाद का ये इंडिया तो आज भी मौजूद है। वहाँ सकूत हैदराबाद से बाबरी मस्जिद की शहादत तक, सानिया गुजरात से कश्मीर के हालात तक क्या कुछ नहीं हुआ। हर वाक़ये ने साबित किया कि थ्योरी तो शायद अब्दुल कलाम की ठीक हो, लेकिन प्रैक्टिकली कायद आज़म ठीक थे। 1982 में महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। इसमें कायद आज़म को एक बहुत ही ज़िद्दी आदमी दिखाया गया और बहुत नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रे किया गया। खैर, तो फिल्म के एक मंज़र में जब कायद आज़म की एक मुलाकात गांधी जी से होती है और वो एक ऐसा जुमला कहते हैं जो पूरी फिल्म पर भारी है, द वर्ल्ड इज़ नॉट मेड ऑफ महात्मा गांधीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। और कायद की ये बात एक ही साल में दुरुस्त भी साबित हो गई। 30 जनवरी 1948 को एक इंतहा पसंद हिंदू ने गांधी को कत्ल कर दिया और इसी नथुराम गोडसे के पैरोकारों ने आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। आज तो हाल यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 85 साल मुकम्मल होने पर सालाना इजलास हुआ। अखबारों में इश्तिहार छपाया गया तो उसमें हर कांग्रेस रहनुमा की तस्वीर थी। गांधी, नेहरू, पटेल से लेकर इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव तक, लेकिन नहीं थी तो आज़ाद की तस्वीर नहीं थी। तभी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के एक प्रोफेसर ने कहा, ये कांग्रेस के शो बॉय से नो बॉय तक का सफ़र है। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना एक जीनियस थे और डॉक्टर इसरार अहमद ने उन्हीं के बारे में कहा था
कि जीनियस लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन जो अज़म और हौसला उनका था वो शायद ही हिंदुस्तान में किसी मॉडर्न रहनुमा का हो। उन्होंने ज़िंदगी में कैदें काटी, जुल्म सहे, अपनों के ज़ख्म खाए और इसके बावजूद कभी इज्जत और एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ा, कभी अपने अल्फाज को बेकाबू नहीं होने दिया, कभी कोई कड़वी बात अपनी ज़बान से नहीं निकाली। और ये मौलाना आज़ाद की अज़मत के लिए काफ़ी है। नज़रियात का इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन इससे उनकी इज़्ज़त और अज़मत कम नहीं होती। इंसान की अज़मत बनती है उसके हौसले, अज़म और हिम्मत के साथ, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में बहुत थी। जिस बात को वो सच समझते थे उसे बबांग दोहल कहते और किसी से खौफ नहीं खाते। उन्होंने मुस्लिम लीग के बारे में जो सोचा डंके की चोट पर कहा, और जो अपने साथियों के हवाले से समझा वो भी लिख गए। एक बार इंडियन पार्लियामेंट में इंतहा पसंदों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मैं बेगर्ज़ हूँ और जो बेगर्ज़ होता है बेपनाह हो जाता है। आप समझे बेपनाह कौन होता है? नहीं, आप नहीं समझे। मैं बताऊँ, बेपनाह वो होता है जिसे कोई तलवार काट नहीं सकती। ऐसी ही बैरूनी और अंदरूनी लड़ाइयों के बाद बिल आखिर अबुल कलाम आज़ाद की आज़ादी का वक्त आ गया। उनकी ज़िंदगी के आखिरी साल बहुत उदासी और तन्हाई में गुजरे। सेहत के मसाइल तो उन्हें हमेशा से ही रहे थे, लेकिन बुढ़ापे में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। ना घर से निकलते, ना किसी को बुलाते, यहाँ तक कि फरवरी 1958 में उन पर फालिज ने हमला कर दिया। गिरने की वजह से उनको कमर में सख्त चोट लगी और फिर वो संभल नहीं पाए और 2-3 रोज़ में ही अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हो गया। उन्हें दिल्ली में जामे मस्जिद के करीब दफनाया गया। शोरिश ने अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात पर यह शोहरा आफाक नज़म कही, अजब क़यामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है, ज़मी की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं। तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुँचे, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है।